Hello everyone, welcome to Tasneem Academy channel. Myself उस्मा तस्नीम. आज मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बताऊंगी. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसर्च टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पेपर 1 में भी है, एनडीए नेट जेआरएफ के सिलेबस में एजुकेशन में, और हमारे पेपर 1 में भी है ये, और हमारे पेपर 2 में भी है. इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ से आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा और पेपर 1 के भी बहुत हद तक टॉपिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे. तो रिसर्च क्यों हमें पढ़ना है, क्यों पेपर 1 और पेपर 2 हर जगह रिसर्च को रखा गया है? क्योंकि रिसर्च जो है ना वो सिर्फ हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना है. रिसर्च टॉपिक जो है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एमएड में भी पढ़ना होता है, हमें पीएचडी में भी पढ़ना होता है. क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें एक टीचर, एक एजुकेटर बनना है ना. तो रिसर्च, एक टीचर और एजुकेटर को रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए उसे कि रिसर्च है क्या. ओके. तो रिसर्च जो है ना ये हमें इस तरह से पढ़ना है कि हमें अपना बेस बना के पढ़ना है इसको, सिर्फ हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना है. क्योंकि एक एजुकेटर जब तक कि रिसर्च के बारे में नहीं जान सकेगा ना तो वो अपने एजुकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकेगा. या टीचर अपने एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक टीचर को और एजुकेटर को रिसर्च जानना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए रिसर्च को हर जगह रखा गया है, पेपर 1 में भी रखा गया है, पेपर 2 में भी रखा गया है. तो इसलिए आज हम लोग एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे. और एजुकेशनल रिसर्च को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रिसर्च क्या होता है. ओके. रिसर्च क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, रिसर्च है कि तलाश करना, किसी चीज़ की खोज करना. ठीक है. तो रिसर्च is what? The term research is a combination of two words, re and search. Research जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. वो कौन कौन से हैं? वो है re and search. Okay. Re means what? Again and again. And search means what? To explore something new. तो रिसर्च का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को बार बार खोजना और एक नई चीज़ की तलाश करना. ठीक है ना. सर्च करना, बार बार सर्च करना उस चीज़ के ऊपर. तो ये रिसर्च है. According to Redman and Murray, research is a systematized efforts to gain knowledge. रेडमैन एंड मोरे ने क्या कहा कि रिसर्च जो है वो सिस्टमेटाइज इफर्ट है. ठीक है ना. हम लोग क्या करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ का तो हम लगातार उसमें इफर्ट करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, है ना. सिस्टमेटाइज इफर्ट करते हैं. और क्यों करते हैं हम रिसर्च? क्योंकि हम कुछ नया नॉलेज गेन कर सके, कुछ नई चीज़ों की मालूमात हासिल कर सके, इसीलिए हम लोग रिसर्च करते हैं. तो रिसर्च क्या हो गया? इट इज़ अ सिस्टमेटाइज इफर्ट टू गेन नॉलेज. ओके. अंडरस्टूड. Now we see research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. Research क्या है? ये systematic inquiry है. Okay. इसमें हम लोग systematic किसी चीज़ की खोज करते हैं, किसी प्रॉब्लम को explain करते हैं, predict करते हैं. Okay. तो ये research है. रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ डेफिनेट मैनर. रिसर्च क्या करता है? कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम पे हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी तो हम रिसर्च करते हैं ना. बिना प्रॉब्लम के रिसर्च नहीं होगा. जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा रिसर्च नहीं होगा. तो रिसर्च क्या करता है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है. रिसर्च इज फॉर सर्चिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके. Research is planned, systematic, objective and critical inquiry using a variety of well-recognized techniques and methods directed towards the solution of the problem. रिसर्च क्या है? एक प्लान है. हम लोग बिना प्लानिंग के रिसर्च नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है. तो रिसर्च क्या है? ये प्लान्ड है, ये सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम से चलने वाला है. ठीक है ना. जब भी हम रिसर्च करेंगे एक सिस्टम वाइज करेंगे ना, ऐसे तो नहीं हम जैसे भी रिसर्च कर लेंगे. एक सिस्टमैटिक है और ये ऑब्जेक्टिव है. ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि रिसर्च जो है ना वो हम साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होता है रिसर्च. और साइंटिफिक मेथड क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है. इसलिए रिसर्च क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फेनोमेना पे बेस्ड है. एंड क्रिटिकल इंक्वायरी. क्रिटिकल का मतलब क्या होता है?
मतलब कोई चीज़ गलत है, सही है, ठीक है। तो सही और गलत, तो रिसर्च हम करते तो क्या पता करते हैं, हम यही मालूम करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो क्रिटिकल इंक्वायरी है रिसर्च, किसी चीज़ की हाँ या ना की खोज करता है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक है। और इसमें हम लोग बहुत सारे टेक्निक और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ना तो बिना मेथड या बिना टेक्निक्स के हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। तो ये रिसर्च हुआ। ओके, अब रिसर्च को समझाने के लिए आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना वायरस का एग्जाम्पल मैंने लिया है। ओके, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेकर के हम रिसर्च समझते हैं। वो कैसे, जैसे कि अभी हाँ कोरोना वायरस को आए हुए कितना दिन हुआ है, 1.5 साल लगभग हो गया है ना। तो कोरोना वायरस जब नहीं था, मतलब नहीं आया था इस दुनिया में, तो हम लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये कहाँ आया, चाइना में आया, ठीक है। जब ये चाइना में पहली बार आया तो किसी को नहीं पता था कि ये पूरी दुनिया में इस तरह से फैल जाएगा। लेकिन जब ये फैल गया तो हम लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या फिर पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं वो ये पता लगाने में जुड़ गए हैं कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से, अगर आया तो क्यों आया, किस वजह से आया, इसका काउज एंड इफेक्ट क्या था, इसके आने से क्या नुकसान हुआ, वो तो हम लोगों ने देखा ही क्या नुकसान हुआ। तो ये जो जितना भी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोरोना वायरस क्या है, एक प्रॉब्लम है। ओके, तो रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। तो कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं रिसर्च करके। और हम लोगों ने देखा रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एफर्ट है। अब कोरोना वायरस के बारे में पता करने के लिए क्या किया गया, बहुत एफर्ट लगाया गया ना, बहुत मेहनत की गई। अचानक से इसका वैक्सीन तो नहीं निकल गया ना, बहुत कोशिश की गई, तो वही रिसर्च हुआ। रिसर्च क्या हुआ, सिस्टमैटिक एफर्ट हुआ। और हम लोगों ने क्या किया, इससे नॉलेज गेन किया ना, कोरोना वायरस के बारे में पूरा कुछ पता चल गया हमें कि ये क्या था, इसकी वैरायटी क्या है, इसके स्पेसीज कौन से स्पेसीज से है, तो ये सब कुछ हमें मालूम चल गया यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है ना। तो रिसर्च वही हुआ कि एक प्रॉब्लम था, कोरोना वायरस एक प्रॉब्लम था, हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचे, एक सिस्टमेटिक एफर्ट लगाए और क्रिटिकल इंक्वायरी है ये। हम लोगों ने क्या किया, क्या सही है क्या गलत है, कुछ साइंटिस्ट ने सही कहा, कुछ ने गलत कहा, कुछ ने वैक्सीन निकाला तो वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, कुछ वैक्सीन फेल हो गए, कुछ वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हाँ या ना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रही। तो दिस इज द रिसर्च। ओके, तो इस कोरोना वायरस को एग्जाम्पल लेकर आप इजीली समझ सकते हैं कि रिसर्च होता क्या है। और सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है, तो हर जगह रिसर्च होता है। तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट, research is inquiry, research is investigation, research is what it is, searching of solution of the problem. So these all are about research, understood? Now we talk about what, एजुकेशनल रिसर्च। जैसा कि हम लोगों ने रिसर्च पढ़ लिया, और हम लोगों को पढ़ना क्या है, एजुकेशनल रिसर्च। हमारे टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर 6 और रिसर्च में सबसे पहला टॉपिक क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है। अब हम रिसर्च समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग लर्निंग और acquisition of knowledge, skill, values, belief and habits। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन जो है ना वो एक्विजिशन है नॉलेज का, है ना। इसमें बहुत सारे मालूमात हासिल करते हैं हम लोग एजुकेशन में। ये हमारे स्किल को डेवलप करता है, हमारे अंदर वैल्यूज़ को डेवलप करता है, हमारे बिलीव्स, हमारे हैबिट्स, इन सारे चीज़ को डेवलप करने का काम कौन करता है, एजुकेशन करता है। अब हम देखते हैं रिसर्च क्या होता है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। सर्च फॉर ट्रूथ, रिसर्च क्या करता है, सच्चाई की खोज करता है। जैसे कोरोना वायरस आ गया तो उसकी सच्चाई क्या थी, वो कहाँ से आया, अगर वो आ गया तो उसका रीज़न क्या है, वो क्यों इतना फैल रहा है, क्यों फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। तो इसका सर्च फॉर ट्रूथ, उसका रीज़न तलाश करना, डिस्कवरी टू न्यू नॉलेज, और एक नए नॉलेज तक पहुँच जाते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग उसके बारे में जान गए, है ना, कि फेज़ 1 आया, फेज़ 2, फेज़ 1 में ये वाली वैरायटी आ रही है, फेज़ 2 में ये
आ रहा है, फेज 3 में ब्लैक फंगस। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ गए, हम रिसर्च करने लगे। तो हम जब किसी चीज़ के अंदर डीप चले जाते हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर डीप चले जाते हैं, और जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसकी सच्चाई को तलाशने लगते हैं, तो वही रिसर्च होता है। तो ये एजुकेशन अलग हो गया, रिसर्च और अलग हो गया। अब हम लोग साथ में देखते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है। जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो एजुकेशनल रिसर्च में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। बिना साइंटिफिक मेथड यूज़ किए रिसर्च नहीं हो सकता है, इसीलिए रिसर्च क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या है? रिसर्च था कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या हो गया, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम जो होता है, जब उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग, तो वो एजुकेशनल रिसर्च होता है। अंडरस्टूड? एजुकेशनल प्रॉब्लम में आता है एजुकेशनल रिसर्च। अंडरस्टूड? नाउ अकॉर्डिंग टू C.V. Good, educational research is the study and investigation in the field of education or solve educational problem. एजुकेशनल रिसर्च क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम अपने एजुकेशन में, अपनी तालीम में पता करते हैं कि हम खोज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, हर जगह प्रॉब्लम है। टीचर सही नहीं है, या फिर टीचर सही है तो वो मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं सही पढ़ाने का। टीचिंग लर्निंग में प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट रेट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी ऑनलाइन लर्निंग इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। अभी क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। कोरोना वायरस आ गया तो सारे स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर दी। अब ऑनलाइन लर्निंग क्या था ये, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, ये प्रॉब्लम, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो ये प्रॉब्लम लेकर के भी हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम, ऑनलाइन लर्निंग में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, और ऑनलाइन लर्निंग में अगर हम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अपने करिकुलम को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, करिकुलम को चेंज कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग सिस्टम को ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग में हम डिफरेंस ला सकते हैं। हम कुछ ऐसा बता सकते हैं कि हम कुछ नया कर सकें ऑनलाइन लर्निंग के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले ऑनलाइन लर्निंग को क्लास में लाने की कोशिश की है ब्लेंडेड और फ्लिप लर्निंग के द्वारा। तो हमें ये करना है ना कि हमें ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम को फिर से सही से देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, सही से इफेक्टिव है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर अभी हम लॉकडाउन के सिचुएशन में देखें तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ओके, दिस इज़ द एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सर्च दिस, ओके। तो ये प्रॉब्लम को जब हम लोग सर्च करते हैं तो इसी को एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सी द स्टेप्स इन एजुकेशनल रिसर्च। हमारे एजुकेशनल रिसर्च या फिर रिसर्च में स्टेप्स होते हैं, बिना स्टेप के रिसर्च नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक एफर्ट्स है ना, हम लोगों ने पढ़ा ना, सिस्टमेटिक एफर्ट है, एक सिस्टम के तहत ये होता है, एक प्रोसेस के तहत होता है। तो स्टेप्स भी होते हैं एजुकेशनल रिसर्च के। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, identification of the research problem, then review of the related literature, formulation of hypothesis, preparation of research methodology and research design, collection of relevant data and information, interpretation of data analysis, conclusion and reporting the result। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि ये स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। अभी हम आगे स्लाइड में, ओके।
फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, हमारा सबसे पहला क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिना प्रॉब्लम के रिसर्च नहीं हो सकता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा रिसर्च नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोगों ने रिसर्च के प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, प्रॉब्लम मैंने चूज किया है मैथमेटिक्स एंजाइटी एंड अचीवमेंट अमॉन्ग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो बहुत बच्चे जो होते हैं ना वो मैथ से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो मैथ से जिनको डर होता है तो उनका अचीवमेंट पे क्या असर पड़ता है, उनकी कामयाबी पे उसका क्या असर पड़ रहा है, उनकी एंजाइटी का, मैथमेटिक्स एंजाइटी का उनकी कामयाबी पे क्या असर पड़ेगा, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मैंने कर लिया, मैथमेटिक्स एंजाइटी एंड अचीवमेंट अमॉन्ग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, दिस इज माय प्रॉब्लम। ओके, अंडरस्टूड। अब मैंने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा ये सिस्टमेटिक मेथड के तहत होगा, तो वो हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। ठीक है ना, कि पहले प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम पे कितना रिसर्च पहले हो चुका है ना, कितने लोग इस टॉपिक पे पहले रिसर्च कर चुके हैं। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है, हम ये सर्च करते हैं कि कितना रिसर्च हुआ है, और जो ये रिसर्च हुआ है इसमें क्या सारी टॉपिक्स को यूज किया गया है, क्या चीज इसके ऊपर रिसर्च अभी नहीं हुआ है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब कि जितना भी रिसर्च इस टॉपिक से पहले हो चुका है, हम उसी रिसर्च को मतलब देखते हैं और फिर उसमें से ढूंढते हैं कि कौन सी चीज़ें रिसर्च होने के लिए अभी बाकी है, या कुछ मतलब अगर रिसर्च हो भी चुका है तो उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना है। तो ये क्या होता है, यही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए हमें डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के सर्च करना होता है कि किसने क्या मतलब रिसर्च किया है, इस टॉपिक पे कितने लोग रिसर्च कर चुके हैं और कहाँ कहाँ रिसर्च किया है और किस किस जगह पे रिसर्च हो चुका है। तो हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से ये बातें पता कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ third step is what? It is formulation of hypothesis. Okay, so see, what is hypothesis? Hypothesis is what? It is tentative guess and it is assumption also. अब हाइपोथेसिस क्या होता है, ये गेस होता है, हम लोग कुछ गेस करते हैं, हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं। तो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो पहला काम तो हम लोगों ने टॉपिक को ढूंढ लिया, दूसरा काम हम लोगों ने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस मतलब हम लोग कुछ गेस करते हैं, अपने टॉपिक को लेकर के कुछ गेस कर लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या गेस किया है यहाँ पे वो देखिए आप, मैंने गेस किया ये कि सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स हैज मोर मैथमेटिक्स एंजाइटी देन बॉय। हम लोग देखते हैं अक्सर क्या होता है कि लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा डरती हैं मैथ से इन कंपैरिजन टू बॉय। हाँ, जो बॉय होते हैं वो कम डरते हैं, और मोस्टली देखा जाता है कि बॉयज़ जो है ना वो ज़्यादा लेते हैं मैथ सब्जेक्ट। तो ये देखा गया है। तो मैंने इस हिसाब से मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा, उनके पास मैथमेटिक्स एंजाइटी जो है ना वो ज़्यादा है बॉयज़ से। ठीक है, तो ये मेरा पहला हाइपोथेसिस हो गया। और मैंने दूसरा हाइपोथेसिस क्या बनाया, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंजाइटी एंड अचीवमेंट। कि मेरा टॉपिक क्या था, मेरा टॉपिक ये था कि मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि एंजाइटी का अचीवमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। मैथमेटिक्स एंजाइटी मतलब बच्चे अगर मैथ से घबरा रहे हैं तो क्या उन्हें एग्जाम में मार्क्स कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। अचीवमेंट इज व्हाट, इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स कम आया उनको या ज़्यादा आ गया। तो मैथमेटिक्स एंजाइटी वही हुआ हम जिसमें ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का अचीवमेंट पे क्या असर पड़ा। तो मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंजाइटी एंड अचीवमेंट, कि दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना, ये मेरा
अजम्पशन है, ये मैंने माना है। अब मैं देखती हूँ कि आगे जब मैं आगे प्रोसेस में जाऊँगी रिसर्च के, तो क्या ये मेरा ये जो मैंने हाइपोथेसिस माना है, क्या ये रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है ना। ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, मेरी बातें सोची हुई सही भी हो सकती है और मेरी बातें सोची हुई गलत भी हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अंडरस्टूड? नाउ वी सी रिसर्च मेथडोलॉजी। अब मैंने हाइपोथेसिस तो बना ली, ठीक है ना, मैंने हाइपोथेसिस बना ली। अब मैं क्या करूँगी, रिसर्च मेथडोलॉजी करूँगी। उसमें क्या क्या आएगा, सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि अब मुझे पता करना है कि मैथमेटिक्स एंजाइटी का अचीवमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, और मैं किस में देखना चाहती हूँ, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट में, मतलब 8, 9, 10 के स्टूडेंट पे मैं देखना चाहती हूँ। तो अब मुझे बिहार पे ये रिसर्च करना है, मान लीजिए। तो अब सोचिए, क्या मैं बिहार के पूरे स्कूल पे ये रिसर्च कर सकती हूँ? क्या मैं हर स्कूल में जाकर ये मालूम करूँगी कि मतलब ये जो मेरा टॉपिक है कि बच्चे मैथ से डरते हैं, तो पॉसिबल है हर स्कूल में जाना? नहीं है ना, हर स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्कूल्स को लूँगी, ठीक है ना, कुछ स्कूल्स को लूँगी, ठीक है, 5-6 स्कूल्स को ले लूँगी और फिर मैं क्या करूँगी, टूल बनाऊँगी। टूल इज़ व्हाट, मैं क्वेश्चनायर बना लूँगी, ठीक है। एक क्वेश्चनायर मैंने बना लिया, उसमें मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया, मैथमेटिक्स एंजाइटी का मैंने क्वेश्चन डाल दिया, और मैं फिर क्या करूँगी, उस स्कूल्स में जाकर के बच्चों से डाटा को कलेक्ट करूँगी। अंडरस्टूड? क्या 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 करूँगी मैं, सबसे पहले मैंने बिहार डिस्ट्रिक्ट पे मुझे रिसर्च करना था, लेकिन बिहार डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल से मैं रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, मुझे सैम्पल लेना पड़ेगा। सैम्पल क्या होता है कि अगर हम एक अपने डिस्ट्रिक्ट के 5 स्कूल पे रिसर्च करके उसको अपने पूरे बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप सैम्पल का एग्जाम्पल समझिए क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है, अगर हमें मालूम करना होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है या फिर कुछ भी, तो हम लोग अपना थोड़ा ब्लड देते हैं ना, जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी से थोड़ा सा ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो हमारे पूरे बॉडी के बारे में बता देते हैं कि हमारे बॉडी में मतलब क्या, मतलब हमारा ब्लड कौन से ग्रुप का है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, बी है, क्या है, ठीक है ना। तो वो ऐसा तो नहीं था बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के बता दिए, नहीं ना, वो एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को पूरे हमारे मतलब बॉडी के ब्लड पे अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही मैं क्या करूँगी कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगी, डिस्ट्रिक्ट के 5-6 स्कूल को लूँगी और 5-6 स्कूल के ऊपर रिसर्च करूँगी, वहाँ से डाटा कलेक्ट करूँगी, ठीक है ना, बच्चों से क्वेश्चनायर सबमिट करवाऊंगी और उनसे डाटा कलेक्ट करूंगी। बच्चे जो आंसर देंगे, ठीक है, मैं डाटा का एनालिसिस करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, उसको पूरे बिहार के ऊपर जनरलाइज कर दूंगी। सो दिस इज जनरलाइजेशन, कि सैंपल को आप जहां रिसर्च करना चाहते थे उस चीज पे जब आप अप्लाई कर देते हो तो वही जनरलाइजेशन होता है। अंडरस्टूड? सैंपल जनरलाइजेशन, ओके। लाइक आपका ब्लड क्या था, सैंपल था, आपने उसको अपनी पूरी बॉडी पे जनरलाइज कर दिया। आपका वो 5-6 स्कूल क्या था, वो सैंपल था, आपने क्या किया, उसको पूरे बिहार के स्कूल पे अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड सैंपल। तो हम क्या करेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी में हम ये चीज़ करते हैं, सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक करते हैं, टूल्स बनाते हैं। टूल्स बनाने के बाद हम जाएंगे स्कूल में और सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, बच्चों से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारा टूल भी बहुत तरीके का होता है, वो हम आगे अपनी रिसर्च में पढ़ेंगे कि टूल कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे कॉमन टूल्स आप समझ सकते हैं कि हम क्वेश्चनायर बना लेते हैं और क्वेश्चनायर बना करके हम डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड?
अब क्या हुआ, अब हुआ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों को क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिल गया ना कि बच्चों ने क्या क्या दिया, हम लोगों ने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। पहले हम लोग टूल्स बनाए थे और बच्चों से डाटा को कलेक्ट करवा लिए, अपने पास रख लिए वो डाटा जो बच्चों ने दिया, 8, 9, 10 के जो बच्चों ने दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, डाटा की एनालिसिस करते हैं, मतलब जो भी हाइपोथेसिस हम लोगों ने मानी थी, जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने माना था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या मैंने जो माना था वो सही है या नहीं। तो हम इसको SPSS की मदद से, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस में हम SPSS का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को मैथमेटिकल टाइप से प्रूव करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आया या नहीं आया, ठीक है। अब हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस हो जाता है, फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई। अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, जैसा कि मैंने वहाँ माना था, मेरी हाइपोथेसिस क्या थी, मेरी हाइपोथेसिस ये थी कि मैथमेटिक्स एंजाइटी और अचीवमेंट में कोई रिश्ता नहीं है, है ना। तो मेरा वो जो कोई रिश्ता नहीं है ना, वो गलत हो जाएगा, मान लीजिए, क्योंकि एंजाइटी का तो अचीवमेंट पे रिश्ता होगा ना, क्योंकि एंजाइटी बढ़ेगी तो अचीवमेंट घटेगा, ये हम लोग नॉर्मल भी जानते हैं। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो जब हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो वो क्या होता है, तब हमारा जो रिसर्च है ना वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये सारा रिसर्च था। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज रिसर्च देखा, हम लोगों ने एजुकेशनल रिसर्च देखा, हम लोगों ने उसका स्टेप देखा। अगर आपको अब ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और इस तरह से मेरी जो टॉपिक है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।